हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? GK 2020 यूट्यूब चैनल की NCERT वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की NCERT की टेक्स्ट बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 और यह टेक्स्ट बुक में 8वां अध्याय है बाजार में एक कमीज, यानी कि यह अध्याय में एक कमीज की कहानी दी गई है। पिछले 2 पार्ट में हमने कमीज कैसे बिकी उनके बारे में चर्चा की थी। इसी अध्याय को आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं और पेज नंबर 99 से 101 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए हमने यह वीडियो तैयार किया है। तो प्लीज यह वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 कक्षा 7 की NCERT की टेक्स्ट बुक, जिसका 8वां अध्याय है बाजार में एक कमीज, और यह कमीज अमेरिका में पहुंच गई है। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज। संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान, यह दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई है। इमेज आप देख सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई है। इनकी कीमत $26 रखी गई है। क्या यह कमीज की कीमत $26 रखी गई है? अर्थात हर कमीज $26, यानी कि भारतीय रुपयों में कहे तो रुपये 1800 में बेची जाएगी। और दोस्तों, वर्तमान में एक डॉलर प्रति कितना रुपया है? यानी कि कंपेयर कीजिए कि हमारा रुपया कितना सस्ता होता जा रहा है। $1 मतलब कितने रुपये हुए? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यानी कि यह अध्याय में एक रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए एक परिच्छेद दिया गया है। और यह परिच्छेद में हम देखें तो कमीजों के व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीजें रुपये, बाद में रिक्त स्थान दिया गया है, प्रति कमीज के हिसाब से खरीदे। फिर उसने यहाँ पर भी रिक्त स्थान संचार साधनों द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च किए। इसके बाद लगभग प्रति कमीज रुपये यहाँ पर रिक्त स्थान, स्टोर में रखने, प्रदर्शन व अन्य मद में खर्च किए। यानी कि ये कमीज पर कहाँ कहाँ कितना खर्च लगा, और इस तरह से इस व्यक्ति को कमीज रुपये 900 लागत की पड़ी, जबकि वह उसे रुपये 1800 में बेचता है। एक कमीज पर उसे कितने रुपयों का मुनाफा हुआ? वह जितनी अधिक संख्या में कमीजें बेचेगा उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। यानी कि यहाँ पर 1800 रुपये में एक कमीज बेची गई है और लागत कितनी आई है? 900 रुपये लागत आई है। तो यहाँ पर देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी कमीज का क्रय मूल्य है 300 रुपये। 300 रुपये के हिसाब से खरीदी, बाद में संचार साधनों के द्वारा एडवर्टाइजमेंट में कितने रुपये खर्च किए गए? 200 रुपये खर्च किए गए। 300 प्लस 200 500 रुपये हुए। और बाद में प्रति कमीज स्टोर में रखने का कितना खर्चा आया? तो वो आया तकरीबन 400 रुपये। 300, 200, 400 कुल कितने हुए? 900 रुपये हुए। और यहां पर लिखा गया है इस तरह से इस व्यक्ति को कमीज रुपये 900 की लागत की पड़ी, जबकि वह उसे 1800 रुपये में बेचता है। यानी कि 900 रुपये लागत आई, 1800 रुपये में बेचता है, तो मुनाफा कितना हुआ? 900 रुपये का मुनाफा हुआ। ओके, क्लियर। और वह जितनी अधिक संख्या में कमीजें बेचेगा उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। वस्त्र निर्यातक ने रुपये 300 प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची। कपड़ा व कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य रुपये 100 प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी रुपये 25 प्रति कमीज और कार्यालय चलाने का खर्च रुपये 25 प्रति कमीज की दर से हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कमीज कितने रुपयों में तैयार हुई। एक तो यहाँ पर 100 रुपया है। इसके अलावा वस्त्र निर्यातक ने रुपये 300 प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची है। कपड़ा व कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य 100 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी 25 रुपये ऐड कीजिए। कार्यालय चलाने, यानी कि कपड़ों की जो ऑफिस है वो चलाने का खर्चा है 25 रुपये, यानी कि 25, 25, 50 और 100,
यानी कि 150 रुपये में ये कमीज तैयार हुई 150 रुपये में, और यह कितने रुपयों में बेची गई है? 300 रुपये में। मतलब 150 रुपये का मुनाफा यहाँ व्यापारी को हुआ है। 150 की लागत पर कमीज तैयार हुई, 300 रुपये में बेची गई, 150 रुपये का मुनाफा हुआ व्यापारी को। क्या आप वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं? तो मैंने आपको बताया 150 रुपये में तैयार हुई, 300 रुपये में बेची गई, 150 रुपये का मुनाफा हुआ, मतलब 100% मुनाफा हुआ है व्यापारी को। गारमेंट फैक्ट्री के मजदूर, गारमेंट के निर्यातक और विदेशी बाजार के व्यवसायी ने प्रत्येक कमीज पर कितना पैसा कमाया, तुलना करके पता लगाइए। तो हमने देखा कि जो विदेशी बाजार के व्यवसायी है वो 900 रुपये की लागत वाला कमीज है 1800 रुपये में बेचता है, मतलब 100% मुनाफा प्राप्त करता है। लेकिन सबसे कम लाभ किसको प्राप्त हुआ है? मजदूर को प्राप्त हुआ है। व्यवसायी बाजार में ऊंचा मुनाफा कमा पाता है, इसका क्या कारण है? व्यवसायी बाजार में ऊंचा मुनाफा कमा पाता है तो मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले तो रुई में से धागे बनाए जाते हैं। धागे में से दोस्तों जो व्यवसायी है, व्यापारी है, वो रुई के धागे किसको देता है? बुनकरों को देता है। बुनकर इनमें से कपड़ा बनाकर व्यापारी को फिर वापस देता है, और व्यापारी इनमें से कपड़ा बनाकर कमीज बनाकर बेचता है। तो सबसे ज्यादा मुनाफा होता है कमीज बेचने वाले व्यापारी को और इसके अलावा विदेशी व्यवसायी को। लेकिन मजदूरों को और जो भी कपास उत्पादन करता है ऐसे किसानों को कम लाभ प्राप्त होता है। आपने विज्ञापन वाला अध्याय पढ़ा है, मैंने आपको यह अध्याय पढ़ा दिया है। तो चर्चा कीजिए कि व्यवसायी प्रत्येक कमीज पर विज्ञापन के लिए 300 रुपये की राशि क्यों खर्च करता है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं तो वर्तमान समय में यह कंपटीशन का जमाना है, और इसीलिए कंपटीशन में टिके रहने के लिए हर कोई व्यापारी है वो विज्ञापन पर ज्यादा खर्चा करता है, क्योंकि जितनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होगी उतना ही ब्रांड पॉपुलर होता जाएगा। बाजार में लाभ कमाने वाले कौन कौन है? तो बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि वे कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ है? सभी को समान रूप से लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही? जी हाँ, अलग अलग लोगों के लिए लाभ की मात्रा अलग अलग रही। कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ प्राप्त नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका में उन्हें दर्शा सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ एक तालिका दी गई है कि बाजार में अधिक लाभ कमाने वाले व्यक्ति कौन। तो मैंने आपको बताया कि एक तो जो गारमेंट के व्यापारी है उनको अधिक लाभ प्राप्त होता है, इसके अलावा विदेशी व्यवसायी है उन्हें भी लाभ प्राप्त होता है, और कम लाभ किसको प्राप्त होता है? तो बुनकरों को और किसानों को कम लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ यह तालिका में हमें लिखना चाहिए। ओके, बाजार और समानता की बात करें तो विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया। मैंने आपको बताया कि 900 रुपये की लागत वाली कमीज उन्होंने 1800 रुपये में बेची। उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूर्ति के लायक ही कमा सके। यानी कि जो भी यह निर्यातक फैक्ट्री के कामगार हैं, जो कामगार में कौन कौन होते हैं? तो बटन टांकने वाली महिलाएं होती है, इसके अलावा दर्जी होता है। तो यह निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाली छोटी किसान कौन थी? स्वप्ना, जो एक कपास उगाने वाली छोटी किसान थी। इसके अलावा इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हुआ। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है, यानी कि व्यवसायी और व्यापारियों ने अधिक मुनाफा कमाया, और इसके अलावा दोस्तों जो विदेशी व्यवसायी है उन्होंने तो और भी ज्यादा कमाया। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है।
इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह कांता हो या स्वप्ना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे। दोस्तों, मैंने आपको यह अध्याय के शुरू में कांता और स्वप्ना की स्टोरी बताई थी। कांता और स्वप्ना ने बहुत ही कम पैसे प्राप्त किए। उन्होंने कड़ी मेहनत की, खेत में कपास उगाया, लेकिन फिर भी बिकने पर कितने रुपये मिले थे दोस्तों? प्रति क्विंटल जितने पैसे मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले। व्यापारी ने क्यों नहीं दिए? क्योंकि उन्होंने पहले से ही कर्जा ले रखा था। क्या आप यह जानते थे कि आप जो रेडीमेड वस्त्र खरीदते हैं उनके पीछे कितने अलग अलग लोगों का प्रयास रहता है? अब हमारी समझ में आ गया कि आखिरकार यह तैयार कमीज हमारे तक पहुंचती है तो कितने लोगों ने यह बनाने में कार्य किया है। एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीजों को बनाने और बेचने के अवसर देता है जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा बेच सकता है। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं। मैंने आपको यह अध्याय में बताया था कि किसान और बुनकर को ज्यादा मुनाफा नहीं होता, बल्कि बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत जमीनें हैं। गरीबों को अनेक चीजों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको स्वप्ना के बारे में बताया था। स्वप्ना ने अपने गांव के एक शक्तिशाली व्यक्ति से कर्जा लिया था। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए और प्रायः नौकरी प्राप्त करने के लिए निर्भर रहना पड़ता है। किसके ऊपर? जो भी धनी और शक्तिशाली व्यक्ति है उन पर गरीब लोगों को यह सभी कामों के लिए निर्भर रहना पड़ता है। कौन कौन से कामों के लिए? यदि कोई भी ऋण लेना हो, कच्चा माल प्राप्त करना हो, अपना सामान बेचना हो या नौकरी प्राप्त करना हो, ऐसे सभी कामों पर गरीबों को धनिक व्यक्ति यानी कि शक्तिशाली व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। और यह अध्याय में हमने देखा था कि छोटी किसान स्वप्ना के मामले में यह हुआ था कि जिन्होंने ऋण लिया था और बदले में कपास का जो दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिला था। दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ हुआ था, जो मैंने आपको बताया। और नौकरी के मामले में मैंने आपको बताया कि वस्त्र के कारखाने में कामगारों के साथ हुआ था, क्योंकि कारखाना का जो मालिक है वो कभी भी यह कामगारों को रिहा कर सकता था, मतलब अपने काम से वो छोड़ देता था। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं। तो कौन से रास्ते अपनाने चाहिए ताकि यह किसानों का शोषण न हो? तो उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाए और कानूनों का दृढ़ता से पालन हो। अंतिम अध्याय में हम पढ़ेंगे कि तवा नदी पर मछुआरों ने कैसे एक सहकारी संस्था प्रारंभ की थी। यानी कि आगे के अध्याय में हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि तवा नदी पर जो मछुआरों का एक समूह है उन्होंने सहकारी संस्था प्रारंभ की और अपना जो दोस्तों शोषण होता था उनके खिलाफ एक अच्छी लड़ाई लड़ी। आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए गरीबों का शोषण जो होता है तो समस्याओं का समाधान हो सकता है। कैसे? उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाए और कानून का दृढ़ता से पालन करें। अंतिम अध्याय में हम पढ़ेंगे कि तवा नदी पर मछुआरों ने कैसे एक सहकारी संस्था प्रारंभ की थी। आगे दोस्तों शब्द संकलन में कुछ शब्दों के अर्थ स्पष्ट करें। तो शब्द संकलन में पहला शब्द है जिनिंग मिल। वह फैक्ट्री जहां रुई के गोले से बीज अलग किए जाते हैं, यहाँ पर रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं जो धागा बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं, इसे कहा जाता है जिनिंग मिल। निर्यातक वह व्यक्ति जो विदेशों में माल बेचता है उसे कहा जाता है निर्यातक, मतलब एक्सपोर्टर। मुनाफा जो आमदनी हुई है उसमें से सारे खर्चों को घटा देने के बाद बचने वाली राशि, इसे कहा जाता है मुनाफा, मतलब प्रॉफिट। यदि खर्चे आमदनी से ज्यादा हो जाए तो घाटा हो जाता है, क्या? लॉस हो जाता है। और प्रॉफिट और लॉस के बारे में आपने मैथ्स में पढ़ा भी होगा।
और यहाँ दोस्तों लास्ट में यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है और 8वां गोल यह अध्याय में दिया गया है और यहाँ पर क्या लिखा है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यह दोस्तों हमारे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा तय किए गए कुछ महत्वपूर्ण गोल्स है। इनमें से 8वां गोल आप याद रखिएगा, हर एक अध्याय में एक गोल दिया गया है इमेज के साथ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और दोस्तों यहाँ यह अध्याय को खत्म करते हैं। वीडियो में वाकई में आपको मजा आई है, अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। आज के वीडियो को खत्म करते हैं और लास्ट अध्याय में हम कल मिलेंगे। ओके, आपका दिन शुभ रहे, टेक केयर एंड जय हिंद।